डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको इकोलॉजी मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने बता दिया था। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में भी आएंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम चैप्टर आज शुरुआत कर रहे हैं। मतलब इकोलॉजी के शॉर्ट 2 वीडियो में हमने आपको क्या बताया, टर्मिनोलॉजी, लगभग 25 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया। उस 25 टर्मिनोलॉजी के अलावा मैंने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी मॉलिक्यूलर लेवल बताया था। उसके बाद बायोटिक लेवल बताया था, बायोलॉजिकल लेवल बताया था, फिर आपको इकोलॉजिकल लेवल बताया था। याद कीजिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि कोई भी लिविंग नॉन लिविंग का जो स्टार्टिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, फिर क्रिस्टलो कॉलोइडल सॉल्यूशन। फिर आपको मैंने बताया था कि उससे प्रोटोप्लाज्म, यहां से बायोलॉजिकल, उसके पहले क्या था, मॉलिक्यूलर या माइक्रोस्कोपिक। फिर बायोलॉजिकल में प्रोटोप्लाज्म के बाद क्या था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। कहते ये इंडिविजुअल जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल। क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आ जाता है, ऑर्गेनिज्म के बाद आ जाता है आपका स्पीसीज, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, फिर उसके बाद बायोम। ठीक, ये और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर। ये पूरा लेवल है। इकोलॉजी के इस चैप्टर का नाम जो है ना, जो आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यानी कि इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज एट ए पार्टिकुलर टाइम इन ए पार्टिकुलर प्लेस इज नोन एज पॉपुलेशन। तो हमने कल, मतलब पहले 2 वीडियो में हमने देख लिया है, क्या देख लिया है, हमने पहले 2 वीडियो में देख लिया है कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो क्या बोलेंगे पॉपुलेशन को एक बार, और इस चैप्टर का नाम हमारा क्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को मिला के ही पॉपुलेशन बोलेंगे, बशर्ते कि वो ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का हो, एक ही स्पीसीज का हो, एक फिक्स जगह पे काउंटिंग करने को कहा जाए, एक फिक्स टाइम में काउंटिंग करने को कहा जाए, दैट विल बी पॉपुलेशन of that particular species. ओके, तो पॉपुलेशन के प्रेजेंटेशन को कल भी हमने बताया था। पॉपुलेशन के प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। पॉपुलेशन के, ठीक है, स्टडी को बोलते हैं डेमोलॉजी। इसलिए देखते हो किसी चीज का अगर प्रेजेंटेशन करना होता था, डेमो आज देना है, यानी कोई टीचर अगर पढ़ाने के लिए जाता है पहला दिन, तो बोलते हैं नहीं आज उसका डेमो क्लास है। यानी पॉपुलेशन के बीच में है, वो फिक्स नंबर नहीं है कि कौन कौन उसमें बैठेगा, क्लासरूम में नहीं बैठेगा, दैट इज कॉल्ड डेमो क्लास। ठीक है, तो ये डेमोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि ये जो इकोलॉजी जो आप शुरुआत कर रहे हैं, इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये सब तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट आपने देखा होगा इकोलॉजी जब शुरू किया गया है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो पहला पेज है इकोलॉजी के पहले जस्ट पेज, उसमें रामदेव मिश्रा जी का फोटो है। कौन थे ये रामदेव मिश्रा, कौन थे? कहता है ये रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इसका मतलब इस बंदे में कुछ तो दम था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये एक प्रोफेसर थे। 1908 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में ये पीएचडी किए। ठीक है, पीएचडी किए यूके से। ठीक है, डॉक्टर पीआर साल के अंदर, और ये इंडिया में आए और इंडिया में बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ
रिसर्च, टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्थापना किया। बॉटनी डिपार्टमेंट के अंदर टीचिंग एंड रिसर्च ऑन इकोलॉजी एक स्पेशल, ठीक है, कोर्स का इन्होंने उद्घाटन किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। इन्होंने इंडिया में इतने काम किए कि इनको सारे अवार्ड से नवाजा गया। उसके पहले, इनके पहले, रामदेव मिश्रा जी के पहले इंडिया में कोई इकोलॉजी का क्लास नहीं होता था, इकोलॉजी का पीजी क्लास नहीं होता था, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी नहीं होता था। किसका? इकोलॉजी का। अब आप सोचिए इस बंदे का कितना योगदान है। और इकोलॉजी जिसके बिना हम लोग कुछ कल्पना नहीं कर सकते। हमने पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स मतलब बायोलॉजी में हमने आपने सबने पढ़ा, बॉटनी ब्रांच होता है, जूलॉजी ब्रांच होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच होता है। ये तो सबका बाप है। ये तो बॉटनी से भी रिलेटेड है, जूलॉजी से भी रिलेटेड है, इकोलॉजी से भी रिलेटेड, ये माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है। बिना इन्वायरमेंट का, अभी देखिए मैं आपको पढ़ाना शुरू किया हूं और देखिए टेम्परेचर के असर कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण हमारे बॉडी से पसीना आ रहा है और मैं पसीना में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। हम लोग क्या है? हम लोग वार्म ब्लडेड है। हम लोग क्या है? होम्योथर्मिक है। हम लोग क्या है? इंडोथर्मिक है। इसलिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारे बॉडी की तरफ आ रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमारा बॉडी अभी भी 37 डिग्री टेम्परेचर पे ही है, बट बाहर का टेम्परेचर क्या है? 39, 40, 41, 42। इसलिए वो टेम्परेचर हमारी तरफ मूव कर रहा है। सर्दियों में यही है, सर्दियों में भी हमारा बॉडी 37 डिग्री होता है, बट इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होता है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। और उस समय क्या होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। वक्त सबका बदलता है, पोस्टर लगा हुआ है मेरे उसके बगल में, कहता है वक्त, टेम्परेचर भी बदलता है। और वही सर्दी में, ठीक है, देखिए यहाँ पे, वही सर्दी में जो धूप, जो सूरज की रोशनी हमको आपको प्यारी होती है, वही अभी गर्मियों में तपती धूप में उससे हम नफरत करते हैं, दूर भागते हैं, पंखे में बैठते हैं, पर्दे लगा के बैठते हैं, एसी चलाते हैं। कहता है शरीर तो वही है, सूरज तो वही है। कहता है उसी सूरज का अपमान करते हैं आज के डेट में, उसी सूरज की रोशनी से प्यार करते हैं सर्दियों में। वक्त बदलता है, आदमी का नेचर बदलता है। किसको देख के? वक्त को देख के। इसलिए घबराइए मत। जो लोग आज आपसे किसी कारण बस नफरत कर रहे होंगे, उनके दिल में प्यार भी जगेगा, भले वो मजबूरी में जगेगा। जो आज कहते होंगे कि आप पढ़ते लिखते नहीं है, कल को डॉक्टर बन जाइएगा, वही सलाम करेंगे, बोलेंगे अरे यार दिन रात तो पढ़ता रहता था। इसलिए समाज की चिंता नहीं करना, अपना टारगेट की चिंता करना, अपने लक्ष्य की चिंता करना है। देखते हैं हम समाज की चिंता करते हैं? नहीं। पसीना बहा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। बहुत लोग है कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नो, अपने दम पे कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए, ऐश कीजिए, जाए दुनिया बाहर में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या है, ये बाबा रामदेव के बारे में जाने। वो रामदेव वो बाबा रामदेव नहीं है, ये रामदेव, ये सब ओरिजिनल मतलब अलग जगाने वाले। बाबा रामदेव ने भी कोई कम काम नहीं किया। आपको हमने बायोएथिक्स में बताया, ठीक है। अमेरिका ने जितने मतलब 50 सालों में भारत के साथ अन्याय किया पेटेंट कानून में, उस सब का बदला अकेले बाबा रामदेव ले रहे हैं, एक से एक चीज को पेटेंट करवा के, ठीक है। तो वो भी एक मसाल चला रहे हैं। तो बाबा रामदेव के बदले यहाँ पे है रामदेव मिश्रा जी, कहता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इनके बारे में उस पेज में लिखा हुआ है। और कभी कभी एनसीईआरटी जो पहला पेज होता है चैप्टर के पहले, जो साइंटिस्ट के फोटो के साथ, वहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। और इस बार एनसीईआरटी कमाल आपने देखा है, इसलिए शुरुआत यहीं से करेंगे। कहता है कि रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, बर्थ 26 अगस्त 1908, पीएचडी इन इकोलॉजी 1937 अंडर WH पियार्सा FRS, लीड यूनिवर्सिटी यूके। क्लियर है जी। फिर वो BHU में आके क्या किए थे, किसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट किए थे, आपको मैंने बता रखा है। कहता है एस्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी इन BHU। BHU में इन्होंने, ठीक है, क्या किया है, कहता है BHU में इन्होंने इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी में रिसर्च और टीचिंग, इन दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो स्थापित किया बॉटनी के अंदर इन BHU, ठीक है। फोकस्ड ऑन ट्रॉपिकल, ठीक है,
कम्युनिटी एंड देयर सक्सेशन। ट्रॉपिकल प्लांट जो भी है उसके ओरिजिन का क्या क्या प्रोसेस था, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे फुल फ्लेज कम्युनिटी बनी, उसके बारे में इन्होंने पढ़ा, ये इन्होंने रिसर्च किया। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन का क्या इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स है, कैसे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करते हैं प्लांट, इसके बारे में भी बताया। प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, ठीक है, और जो ये क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। मैं आपको बता दूं, कहा था इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर है और जो एबायोटिक फैक्टर है, कोई पूछेगा इकोसिस्टम बना क्यों, इकोसिस्टम बनता क्यों है, इकोसिस्टम का रिजल्ट क्या है, किस पर्पज से इकोसिस्टम बनता है, आप कहिएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। दो ही चीज, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, उसी पर्पस को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आप, कहा था ये दोनों पे रिसर्च इन्होंने किया। कहा था फॉर्मुलेशन ऑफ पीजी कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। मैंने बताया था कि इनके पहले तो कंसेप्ट ही नहीं था कि इकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट किया जाए, पीजी किया जाए, एमएससी पीजी और पीएचडी की बात तो छोड़ दीजिए। कहा था कि लगभग 50 टॉप स्कॉलर ने इनके अंदर, इनके डिपार्टमेंट में क्या किया, पीएचडी किया। अब पीएचडी करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे रिसर्च फील्ड में गए, दूसरे यूनिवर्सिटी में गए, फॉरेन गए, सब ने नाम कमा के इकोलॉजी को वर्ल्ड वाइड बना दिया, फेमस बना दिया, और आज इकोलॉजी के बिना कुछ होता नहीं है। कहता है ऑनर, ठीक है, फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी, ठीक है, ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ओके, अवार्डेड, ठीक है, संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। आप ये जान जाइए, मैं आपको बता दूं, गांधी खानदान में नंबर 1 नेता मेरे नजर में कोई था तो वो संजय गांधी था। कहिएगा हुआ है, उसने 2-3 मिशन ऐसा चलाया, उसको आप सैल्यूट कर सकते हैं। आज देश में 3-4 चीजें एक साथ है आज के डेट में। आज 17 सितंबर को रतन टाटा जी का जन्मदिन है, सैल्यूट। मोदी साहब का जन्मदिन है, पीएम का, एज ए पीएम उनको सैल्यूट। विश्वकर्मा भगवान का आज जन्मदिन है, या जो भी मतलब विश्वकर्मा डे मनाते हैं, भगवान का नाम, ठीक है। और आज के डेट में बेरोजगारी दिवस भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी का सबसे मेन लक्षण जो है उस पर हैमरिंग करें सरकार। ये कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, मैं इसको तब तक नहीं मानूंगा जब तक इस देश में जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा। 20-20 बच्चे पैदा करके लोग कहेगा कि नहीं, ठीक है, कि भाई हमें रोजगार नहीं मिलता है, हमें सरकार रोजगार नहीं देती है। उसको पूछोगे कि आप दुकान खोलना चाहते हो, नहीं शर्म आती है, ठीक है। कहे सब्जी की दुकान पर बैठना चाहोगे, नहीं शर्म आती है। पढ़ाना चाहोगे, नहीं, ठीक है, हमारे पास डिग्री तो बहुत है, मेरिट नहीं है। ये करना, अरे यार कुछ करना नहीं चाहोगे, बेरोजगारी का दम बढ़ोगे, सारा कुछ सरकार करके देगी, सरकार आपको नौकरी दे देगी, आप 20 बच्चे पैदा करके फिर बेरोजगार पैदा करोगे, ठीक है। तो ये मतलब बकलोली की सिस्टम जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक जनसंख्या कानून नहीं लागू। जनसंख्या कानून लागू हो जाए कि एक कपल को 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक बच्चे को, जिसको एक ही बच्चा है उसको कुछ फैसिलिटी दो, ठीक है। और जिसको बच्चे नहीं है उसको और फैसिलिटी दो, जो शादी ही नहीं किया उसको तो और सुपर फैसिलिटी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्थिति है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। बट कंट्रोलिंग सिस्टम, जनसंख्या रुक जाएगी एक ही नियम से, हम 2 हमारे 1। क्या जिनके 1 बच्चे हैं उनका घर नहीं चल रहा है? चल रहा है। करना पड़ेगा, इंडिया में करना पड़ेगा, तब जाके सारे बेरोजगारी सिस्टम दूर होगा, ठीक है। संजय गांधी 1 नंबर का आदमी था पूरे इंदिरा गांधी के खानदान में। उसने 2 चीजें चलाई। संजय गांधी वृक्षारोपण अभियान अभी भी रनिंग में है, और ये जो रोड के अगल बगल में जो देखते हैं ना दोनों तरफ वृक्ष, ये उसी का देन है। और दूसरा उसने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया था। इन दोनों पे इतना फोकस किया कि संजय गांधी पूरा इतिहास में अमर हो गया। मेरे जैसा, ठीक है, विरोधी, यानी कि मेरे जैसा, ठीक है, गांधी खानदान का विरोधी भी उसका नाम लेता है, इज्जत से नाम लेता है, और इज्जत से नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने 2 काम बहुत
मस्त किया। एक कौन सा, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान इन्वायरमेंट के लिए, और दूसरा, ठीक है, कानून, जनसंख्या कानून, ठीक है, तो वो सैल्यूट है। चलिए अब देखिए, ठीक है, तो उसको संजय गांधी अवार्ड दिया गया, और इन्होंने दो काम, इनके प्रयास से इंडिया में दो काम और हुआ। 1972 में नेशनल, ठीक है, कमिटी बनी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पे कमिटी बनी और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री की स्थापना की गई इन्हीं के रिकमेंडेशन पे। क्लियर है, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे। अब आइए, ये पूरा का पूरा, जब इनके बारे में, ये पूरा का पूरा आप लिख लीजिएगा, इनके बारे में, रामदेव मिश्रा के बारे में, ये पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। और इतनी पॉइंट आप जानने के बाद, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोलॉजी है ना, ये जो इन्वायरमेंटल, ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की जो बात कर रहा है, ठीक है, कभी आपने सोचा है, सुबह सुबह उठते हैं, आपको कभी आपने ये सुना है कि मतलब सुबह सुबह उठे हैं, बेड से उठे हैं, खिड़की खुली है, ठीक है, बुलबुल के, कोयल के गाने की आवाज आ रही है आपके कानों में, ठीक है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है आपके कानों में। कभी आपने सोचा है कि चिड़िया की आवाज क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? तो इसका जवाब है उसके बोन के वाइब्रेशन से, उसके वॉइस बॉक्स के वाइब्रेशन से, यानी वॉइस बॉक्स के एक्टिविटी से। आपको पता भी होगा बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सैरिंग्स। अपने लोग के वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो कहते हैं सैरिंग से जो आवाज आती है, सैरिंग से जो आवाज आती है, ठीक है, सैरिंग से जो आवाज आती है, ठीक है, उसके कारण, यानी कि सैरिंग से हमारे अंदर आवाज आती है, ये सैरिंग से बर्ड्स के अंदर से आवाज आती है, और लैरिंग्स के कारण हमारे अंदर से आवाज आती है। तो कहता है लैरिंग्स और सैरिंग्स, इन लैरिंग्स हमारे अंदर, सैरिंग्स उनके अंदर। सैरिंग्स की एक्टिविटी से, बोन के वाइब्रेशन से वो आवाज आती है। बट क्यों आती है, कभी आपने सोचा है क्यों आती है? बर्ड्स चहचहाने की आवाज क्यों करते हैं? कहता है एक दूसरे को सिग्नल कॉल देते हैं, फॉर मैटिंग, फॉर टॉकिंग, फॉर कॉपुलेशन, फॉर इंटरेक्शन, ठीक है, फॉर फूडिंग, शेयरिंग ऑफ फूड। ये उनका अपना लैंग्वेज है। ये सब पे एक जबरदस्त रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट थे इंडिया में, सालिम अली साहब, सलाम उस बंदे को। उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर सालिम अली, ठीक है, डॉक्टर सालिम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, तो कहता है कि उन्होंने यही सब का तो पता लगाया था, ठीक है। तो कहता है कि ये जो देखिए, मतलब बर्ड क्यों बर्ड, ठीक है, कैसे चाहते हैं, इसका जवाब एक थ्योरेटिकल जवाब है कि भाई लैरिंग्स है और कंपन होती है बर्ड में तो आवाज निकलती है। क्यों? इसका जवाब में गोता करना बहुत, मतलब एक अलग प्रकृति के प्रति प्रेम को दिखाएगा। चिड़िया के बीच में है, आ रहा है, दाना चुग रहा है, उसको दे रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले मोर का फोटो देखा होगा कि मोदी जी खाना दे रहे हैं, मोर आके उनके घुटनों के पास बैठे हुए हैं। प्यार होता है आपके पास, आप चिड़ियों को देते हैं, ये दाना देते हैं, चिड़ियों को पानी देते हैं, देना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों से जब आपको प्यार हो जाएगा ना, तो ये सब जो भौतिक चीजें हैं ना, उससे दूर हो जाएंगे। देखिए, आप एक बात गौर कीजिएगा मेरे बात को, इकोलॉजी है, इकोलॉजी में बहुत सारी नेचर की बात आएगी, बहुत सारी सोशल लाइफ की बात आएगी। तो मैं आपको बता दूं, इकोलॉजी में ये सब बातें जब आएगी ना, तो कभी सोचिएगा, सिर्फ 12 लाख स्पेसीज, सिर्फ कह रहे हैं 12 लाख स्पेसीज है एनिमल का, और 5 लाख स्पेसीज है प्लांट का। तो प्लांट को तो छोड़ दीजिए, एनिमल का 12 लाख स्पेसीज है, उसमें सिर्फ एक स्पेसीज ह्यूमन कमाता है, स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है, बैंक बैलेंस करता है, खर्च करता है, दुकानदारी करता है। बाकी कोई स्पेसीज दुनिया में ये सब काम नहीं करता है। बाकी स्पेसीज को भी भोजन मिलता है, याद रखिएगा। 2 रोटी 2 जून का भोजन, पेट भरने लायक जो कंडीशन है, ये भगवान ने सबको करके भेजा है, जो कि वो लोग कुछ नहीं करता। लॉकडाउन हो, ये डाउन हो, कुछ उसको परवाह नहीं है। अभी लॉकडाउन में करोड़ों बेरोजगार हुए, पक्षियां बेरोजगार नहीं हुई, ठीक है। ये सब अपना भोजन कर लेते हैं, नेचर है भाई, ठीक है।
समझ में आई बात? सोचिएगा कभी इस पे। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, कभी सोचिएगा कि रात में फलने वाले ये रात में ओपनिंग होने वाले फ्लावर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एंथेसिस। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। फ्लावर के ओपनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर इज एंथेसिस। रात में जो फूल खिलते हैं वो व्हाइट ही क्यों होते हैं? कैक्टस में कांटे क्यों होते हैं? किसी मतलब इंसेक्ट को ये कैसे पता चलता है कि हाँ, किसी इंसेक्ट को ये कैसे पता चलता है कि इसके अंदर नेक्टर है, उसी फ्लावर पे विजिट करता है? इसके बारे में आप कभी सोचिएगा, फिर आपको जवाब मिलेगा नेचर है क्या चीज। ठीक है, नेचर है क्या चीज। तो इसी सब चीज के बारे में तो पूरे चारों चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मजेदार चीज है इकोलॉजी। कोई बकवास ऐसे करता है कि नहीं भाई इकोलॉजी बहुत रटने वाला चीज। अरे बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल चीज है, जीवन से असली नाता यही दिलाएगा। पूरी बायोलॉजी अभी तक तो आपने पढ़ा प्रोसेस, आपने पढ़ा मैकेनिज्म, आपने पढ़ा पूरा का पूरा रिसर्च, फिजियोलॉजिकल घटनाएं। यहाँ पे आप नेचर से प्यार पढ़ेंगे, प्रकृति से प्यार पढ़ेंगे, प्रकृति से इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इसलिए बड़ा मजेदार होने वाला है ये चैप्टर 4। अब आइए दादा, इसमें हम करेंगे क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पहले पढ़ लिए, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी में पढ़ लिए। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इकोलॉजी। ठीक है, कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वही बर्ड्स क्यों चाहता है और बर्ड्स कैसे चाहता है, मैंने ये डिस्कस कर लिया इकोलॉजी में। कहता है कि इसमें हम 4 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और ठीक है किसके बारे में? बायोम्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, बायोम के। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, यानी 4 चीजें, ये सब कल आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। मजा आ रहा होगा कि नहीं? इंट्रोडक्शन में हम सब कुछ पढ़ लिए। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहता है हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू इन्वायरमेंट। कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के प्रति एडेप्ट होता है इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को व्यू में रखते हुए भी जो एडेप्टेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगर एडेप्टेशन मतलब रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एडेप्टेशन किसी के पास नहीं हो, वो वहां पे एनिमल सरवाइव नहीं करता है। वो सरवाइव नहीं करता वहां पे, क्योंकि उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या नहीं बढ़ेगी तो वहां पे ठीक है मतलब रह नहीं पाएगा। ठीक है, और कहता है कि एक तो फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल, ठीक है, तो सर्वाइवल फिजियोलॉजिकल और सेक्सुअल दोनों सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन जरूरी है। फिर कहता है हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट अराउंड सन। आप ये भी जानते हैं कि ठीक है हमारा ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, थोड़ा सा टिल्टेड है सूर्य की तरफ टेम्परेचर के लिए। उसी टेम्परेचर की इंटेंसिटी के कारण, टेम्परेचर के इंटेंसिटी, ठीक है, और टेम्परेचर का जो मतलब अमाउंट आता है, ठीक है, जो इंटेंसिटी आती है, ठीक है, टेम्परेचर का जो रूप आता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के आस पड़ोस जो टेम्परेचर का भाग आता है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है, कहता है उसी के कारण, ठीक है, क्या होती है जी, सीजनल वेरिएशन होती है। उसी के कारण एनुअल वेरिएशन होती है। देखिए 3-4 चीजें आप जान जाइए, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब रीजन है। ये सब में जो वेरिएशन होती है उसके कारण डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। अब देखिए यहां पे कहता है कि हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट अराउंड सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल ठीक है वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए इंटेंसिटी, ये देखिए इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिस्टिंक्ट सीजन। मतलब डिस्टिंक्ट सीजन के बनने में क्या बोल रहा है, इन मतलब टेम्परेचर जो है मेनली टेम्परेचर का जो ड्यूरेशन है, कितना देर तक और कितने तेज फ्रीक्वेंसी से लाइट यानी कि टेम्परेचर आपके पास आ रहा है, वही डिसाइड करेगा। जैसे अभी बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, ड्यूरेशन भी ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या होगा जी, अक्टूबर से नवंबर से क्या होगा कि ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, दिन छोटा होता चला जाएगा और इंटेंसिटी भी सनलाइट की क्या होगी, कम होती चली जाएगी।
ठीक है। तो बताइए सीजन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एनुअल वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है। फिर कहता है सीजनल वेरिएशन प्लस एनुअल वेरिएशन। अब देखिए सीजनल वेरिएशन क्यों हुआ, यहां से देखिए ये सीजनल वेरिएशन अगर बात करते हैं, सीजनल वेरिएशन अगर बात करते हैं तो ये किसके कारण हुआ जी, ठीक है। इसके दो कारण थे, ठीक है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, और प्लस एनुअल वेरिएशन। ये किसके कारण हुआ जी, तो ये किसके कारण हुआ बताइए, ये हुआ, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, कहता है कि रेन प्लस स्नो, ठीक है, यानी कि एनुअल वेरिएशन एंड सीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो कहता है ये, ठीक है, यही रीजन होता है, ठीक है, रीजन टू फॉर्म डिफरेंट बायोम, रीजन टू फॉर्म डिफरेंट बायोम, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन एंड एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन मतलब एनुअल रेनफॉल और एनुअल स्नोफॉल दोनों आएगा जी। एनुअल रेनफॉल, एनुअल स्नोफॉल बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इज अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम, बड़ा लिख देते हैं डिफरेंट बायोम, ठीक है। चलिए लास्ट में एक ट्रिक बता के, यानी कि कितने बायोम हैं, मतलब कितने बायोम एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, कहता है चलो आओ चले, ठीक है, ये लीजिए, आओ तुम करो ग्रुप, ठीक है, डिस्कशन, ठीक है। आओ तुम करो ग्रुप डिस्कशन, बायोम पे करो ग्रुप डिस्कशन। बायोम में कोई किसी ने बोला कि बायोम में दो वर्ड होता है, बड़ा कंफ्यूजन है, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि ये टेम्परेट बायोम, ट्रॉपिकल बायोम। तो हमने कहा चलो आओ तुम करो डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इसी दोनों पे। तो देखो आओ से हो गया आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक, ठीक है, तुम टुंड्रा, ठीक है, ये दोनों एक हो गया, ठीक है जी। करो कोनिफेरस, ठीक है। ग्रुप मतलब हो गया ग्रासलैंड, ठीक है। डिस्कशन हो गया डेजर्ट, और किस पे जी, टेम्परेट पे एंड ट्रॉपिकल पे, टेम्परेट पे और ट्रॉपिकल पे। 1 2 3 4 5 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यही 6, ठीक है। इसी 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये 6 बायोम है, और हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे ना, वो यही शुरू करेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में, बायोम के एबायोटिक फैक्टर के बारे में। क्लियर है पॉइंट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो।